खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और फिर अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। इजराइल का कहना है कि जी ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर हैं वो उनको भी निशाना बनाएगा। ये नहीं, इस तरह के बयान जो आ रहे हैं इसका क्या मतलब है। इसके अलावा एक तुर्की के हवाले से एक बात या तहरीर सामने आई जिसमें कहा गया कि ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का और फिर पाकिस्तान का नंबर भी होगा। ये बातें क्यों की जा रही हैं? और अभी तो पहले तो ज़रा निमट लें ईरान से तो खैर चलें, लेकिन ये बातें क्यों हो रही हैं? ईरान कहा जा रहा है कि ईरान को अब मुज़ाकरात पर लाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। आज बहुत सी बातें सिमन में करेंगे। डिप्लीट हो रहे हैं आज की खबर है और मगरबी मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं कि जो उनके इंतहाई एक प्रिसीजन म्यूनिशंस हैं वो ड्विंडल कर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला है, अपने मेहमानों से और माहिरीन से बात करेंगे। और फिर ये भी इशू अब बन गया कि पाकिस्तान के पास कितने दिनों का तेल है, तेल कहाँ से आएगा, रेड सी से आएगा, इधर से आएगा। वो तो अभी तक तो जो हरमुज़ स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ वो बंद है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया मेहमानों। एयर वाइस मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। अब वो शायद हमें थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया। हजूर ये बताएं कि ये तो चलें इजराइल ईरान को नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएगा तो बनाएगा, मगर सवाल ये है कि अब एक बहस शुरू हो गई है और चूँकि आप इसमें बड़ी तहकीक रखते हैं, ये फरमाइए कि वो मगरबी मीडिया बता रहा है कि खुद पेंटागन से आवाज़ें आ रही हैं कि अब उनके पास जो असलहा है पहले वो अपने हलीफों का उठा के बैटरियां ले गए इसराइल को बचाने के लिए, जिस पे अब सारी मिडल ईस्टर्न जो इनकी स्टेट्स थी यानी और अब ये कहा जा रहा है कि ये अगर आगे बढ़ती है तो म्यूनिशन नहीं होगा। क्या है बैलेंस ऑफ पावर और कितना ईरान में कितनी रिजिलियंस है और क्या खबरें हैं इस ज़मन में? जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, और बहुत कुछ भी हुआ, ये CIA का सेंटर भी हिट हो गया वहाँ पे, ये सारी बातें या दुबई में। जी फरमाइएगा दोनों हवालों से जनाब गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, इस टाइम पे सूरत हाल जो मौजूदा सूरत हाल है वो उसकी जो डोरे हैं वो ईरान के हाथ में, यानी कि इनिशिएटिव ईरान ले रहा है और बाकी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया में सिफारती सतह के ऊपर तनहा हो रहा है, जिसकी मिसाल आपने देख ली कि कोई मुल्क जो उसके साथ नहीं खड़ा, बल्कि जो स्पेन के साथ तो ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके और उन्होंने सैंक्शंस भी उनके ऊपर लगा दी गई हैं। दूसरी जानिब नेटो को देख लें, यूनाइटेड नेशन को देख लें, आप यूरोपियन यूनियन को देख लें, तो कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा। बरतानिया ने तो टक्का सा जवाब 2 दफ़ा दे दिया है। अब जो आपने कहा कि जितनी बैटरीज जो थी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स की वो लेके जा चुके हैं और उन्होंने इजराइल को दे दी हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इसकी जो मिसाल है वो कल आप देख लीजिए कि किस तरीके से अमेरिकन जो फैसिलिटी है उसके ऊपर जब दुबई में हमला हुआ रात को, तो उसके अंदर 2 चीजें अहमियत की हामिल हैं। पहली बात यह है कि जो दुबई के अंदर अमेरिकन डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, जिसकी आपकी बात की तौसीक होती है। जो दूसरा उसके अंदर पहलू है कि उसके अंदर अपने जो फैसिलिटी थी उसके अंदर भी तो एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए थे, वो कहाँ गए और क्यों नहीं ऑपरेट हो सके? इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जो ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन हैं वो किसी के बस में नहीं है और वो अटैक करते हैं, रेडार पे नजर नहीं आते, और यही वजह है कि USS अब्राहम लिंकन जिस तेजी से सामने आया था अब उसी तेजी से वहां से निकल गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जनाब हम अपनाए हुर्मुज को खुलवा रहे हैं, एक तरफ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने वहां ईरान की तमाम नेवी को खत्म कर दिया है। चले मान लिया, अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि जी मैं हर जो जहाज है उसके साथ एक वॉरशिप भिजवाऊंगा US की। अब इसके अंदर ये भी देखना है कि उस वॉरशिप के जब साथ जाएगी तो उस कार्गो जहाज को कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कितना बोझ फाइनेंशियली उठाना पड़ेगा उस वॉरशिप के प्रोटेक्शन का। दूसरी जानिब 90 शिप्स रोजाना की तादाद में आबनाए हुर्मुज से गुजरते हैं, तो क्या अमेरिका 90 वॉरशिप्स जो है वो साथ लेके जाएगा? मेरे ख्याल में ये बचगाना और तिफलाना गुफ्तगू है।
दूसरी जानिब अमेरिका खुद ये कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि मेरे पास असले की कमी नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि फौरन जो उसने अपनी दिफाई इंडस्ट्री है, साजो-सामान बनाने वाली, उनको हंगामी बुनियाद के ऊपर उन्होंने असला तैयार करने का हुक्म दिया है। क्यों? तीसरी जानिब वो इटली को लेके आए हैं मैदान के अंदर और कहा है कि किसी सूरत हमारी इस टाइम पे जो ईरान के साथ एक सीज़ फायर करवा दो। लेकिन ईरान सीज़ फायर करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो लीडरशिप है वो इस टाइम पे खड़ी हो गई है, कौम खड़ी हो गई है और रेज़िलियंस के अंदर आप देख लें कि रूस और चीन का जो इस टाइम पे उनके साथ दबाव है, वो बढ़ रहा है। चीन ने उनके पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहा है खुशाइन करार दिया है और रूस ने तीसरी आलमी जंग का बता दिया है कि वो हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पागलपने को कंट्रोल ना किया। अब्दुल्ला साहब, जब हमला किया था, एक मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूं, जब हमला किया था ट्रंप ने और इजराइल ने ईरान पर स्नेचर के दिन को, उस वक्त उन्होंने एक चार्जशीट पेश की थी। उन्होंने कहा था रजीम चेंज करनी है, उन्होंने कहा था मिसाइल तबाह करने हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जो है वो एटमी असला जो है वो उनके पास एटमी जो तनसीबात हैं उनको खत्म करना है, प्रॉक्सीज खत्म करनी है और ईरान को जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार कर देना है। 4 दिन गुजर गए, आज चौथा दिन है, ये कुछ भी नहीं हो सका, इनमें से कुछ भी नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसके 3 से 4 जहाज जो है वो अभी तक गिर चुके हैं, 3 F-15 और एक आज F-35 गिराने का जो है वो दावा किया गया है ईरान की जानिब से और उनके पास जो है वो असला की कमी हो रही है। अब नए जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको भी तैनात कर मुंतखब कर लिया गया है। क्या जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो जो अली खामनाई ने फतवा दिया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, ये भी उन पर कारबंद रहेंगे या मौजूदा हालात देखकर ये फैसला करेंगे कि वो एटमी कुव्वत हासिल करेंगे? देखिए, पहली बात आपने मियाँ साहब बड़ी अच्छी कही है। मुज्तबा खामेनाई साहब जो हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो न्यूक्लियर बनाने से गुरेज करेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी तो वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, अभी फाइनल नहीं आया, लेकिन बहरहाल अगर वो सुप्रीम लीडर बनते हैं या जो भी बनेगा, फिलहाल ईरान को मालूम है कि उसकी सलामती और बका न्यूक्लियर के हसूल में ही है और ये चाइना का ये बात करना उनके पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, इसके पीछे बहुत गहराई और राज मौजूद हैं। अब जो उनके असले के हवाले से अगर बात कर लिया जाए, असला उनके पास मौजूद है और ये बात खुद अमेरिका तस्लीम करता है कि जितनी तेजी से वो मिसाइल बनाते हैं, अमेरिका वो मिसाइल नहीं बना सकता और इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे रूस और चीन की एक मुआवनत नजर आती है, क्योंकि ये टाइम है कि रूस और चीन अपने तमाम बदले अमेरिका से ले सकें और ऐसा ही होता है जंगों के अंदर। अब अमेरिका जो दूसरी जानिब है वो एक उन्होंने 5वां दिन ये जंग का शुरू हो चुका है। अमेरिका के अंदर एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बहुत बुरी तरीके से नजर आ रही है। एक तरफ 4 दिन की जंग का कहा था, फिर ये कहा कि हमने तमाम अहदाफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है और शहादत भी हो गई इमाम खामेनाई की, लेकिन उसके बाद अब वो हफ्तों के ऊपर जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब अभी जो जनरल डैन उनके हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हम तो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल इनको सरनगू कर देंगे। आज वजीर दिफा के बयान भी मौजूद है। तीसरी जानिब जो खतरनाक बात है वो पीट हेग्सेट की है। चाहूँगा कि 1 मिनट मुझे दीजिएगा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। 2-3 बातें हैं जो अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मगर ये फरमाइए कि एक F-35 गालबन इजराइल के गिरने की, क्योंकि एक तो AI का बड़ा मसला है, उसको कैसे हम वो डिस्टिंग्विश करें। एक तो ये फरमाइएगा कि ये जो क्या नुकसान हो रहा है, और दूसरा एक अजीब व गरीब कहानी और भी आई। आज आपको पता है CNN के 2 सहाफ़ियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जो तुर्किया CNN के मुलाजम थे कि ये अच्छा, और साथ साथ उनके सोशल मीडिया डिस्करेज कर रहे हैं कि जी वो दिखाया जाए, यानी उनका वर्जन दिया जाए जंग का। द एक्सटेंट ऑफ द लॉसेस क्या है इजराइल के, नंबर 1, और दूसरा ये कि जो सबसे बड़ा सवाल है, सस्टेनेबिलिटी ईरान की कितनी है, और बच्चियां, यानी ये बच्चियों की कब्रें हम दिखा रहे हैं इस वक्त नाजरीन आपको, जो 225 बच्चियों को उन्होंने किया, और ये बर्बरियत का वो निशाना है। और ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो टार्च बेरर है, इनकी हालत देखें, दरिंदा कहना भी दरिंदों की तौहीन है। बहरहाल आपकी तरफ जी साजिद हबीब साहब, एक तो क्या है सस्टेनेबिलिटी, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, अब कारपेट बम्बिंग कर रहे हैं वहाँ पे, क्या ये कोई लिमिटेड या
टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ला सकते हैं इसके लिए, क्योंकि या क्या क्या नज़र आ रहा है आपको, हाउ दिस गोइंग टू एंड अल्टीमेटली? हबीब साहब। बहुत शुक्रिया, सबको सलाम। सबसे पहले तो ईरान की जो रिजिलियंस है, मैं कहता हूँ कि उसको सलाम। ये इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए इनकी स्टेटमेंट्स और इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं कि इनका ख्याल यही था कि 3 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल फ़ज़ाई बर्तरी हासिल है, हमारे पास इनकी एयरफोर्स नहीं है, तो हम इनको कारपेट बॉम्बिंग करके तहस कर देंगे। तो आई थिंक कमाल किया है ईरान ने अभी तक। बाकी ये चीज़ कनेक्टेड है, आपने जो आगे बात की सस्टेनेबिलिटी की, तो पहले तो ये कि इन्होंने जो अभी तक रिजिलियंस शो की है, इसकी वजह से कंफ्यूजन है। और इसकी वजह से कंफ्यूजन ये है कि अब अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं कि किस वजह से आपने अटैक किया। कभी कहते हैं न्यूक्लियर के लिए, तो फिर आपने ऑब्लिटरेट करने का दावा क्यों किया? कभी कहते हैं कि आपने मिसाइल्स के लिए किया, कभी कहते हैं कि इसराइल ने हमला किया, हमने हेल्प की, कभी वो कहते हैं कि हमने मिलकर किया। तो ये काफ़ी सवाल वहाँ पे उठ रहे हैं। जहाँ तक पहले बात हुई थी F-35 गिरने की, अगर आपको याद हो कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले चाइना ने इनको YLC-8B जो रडार दिए हैं, उसकी बड़ी रेंज है, वो 3D रडार है, वो स्टेल्थ तैयारों को पिक करता है। तो उसके साथ जब उन्होंने अपने मिसाइलों को डेफिनेटली इंटीग्रेट किया होगा, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज की थी रशिया ने, चाइना ने और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में नेवल एक्सरसाइज की थी, तो उस टाइम पे इनकी इंटीग्रेशन भी अंदर जा रही थी। तो और मैं इसको इससे भी कनेक्ट करूंगा कि कुवैत ने गिरा दिए। देखिए, हर जहाज का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम पहचानता है कि ये कौन सा जहाज है। तो ये कहना कि कुवैत ने फ्रेंडली फायर से गिरा दिए, मैं कम से कम इसको नहीं मान सकता, क्योंकि जब हमने गिराने थे तो हमें एग्जैक्टली पता था 78 में से राफेल कौन कौन से थे। तो पहली बात तो ये। दूसरी ये कि कारपेट बॉम्बिंग या ये बड़े रूथलेस हैं, इनसे ज्यादा बड़े शैतान मेरे ख्याल तारीख में कम होंगे कि जो इतने बच्चों को स्कूल के ऊपर करके किसी को शर्मिंदगी नहीं हुई। पुराने जमाने में कोई आबादी पे बम गिरता था तो जंग में भी लोग जो है ना वो माजरत करते थे कि हमारी नीयत नहीं थी। अब मुझे खदशा ये है कि ये जिसको हम हाई रेडिएशन बॉम्ब्स करते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में उसकी तरफ ना चले जाएं। उसमें स्ट्रक्चर्स को, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ह्यूमन जो इंसान होते हैं, जिंदा जानवर, इंसान कुछ भी हो, वो उस रेडिएशन की वजह से हो जाते हैं। तो आई थिंक जो सस्टेनेबिलिटी है, अगर अब्दुल्ला गुल साहब, यही जो पॉइंट है जो एयर मार्शल साहब ने उठाया है कि ऐसे बम जो कि स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन इंसानी जानों को तहलील कर देते हैं, जो कि गजा में भी इस्तेमाल किए गए, ऐसा असला जो है वो वहां पर इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो पागलपन का आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हम वहां से कुर्दों को भी जो है वो एक्टिव कर रहे हैं और वहां नस्ल खुशी जो है वो शुरू करेंगे, और मगरबी ईरान में जो है वो शोरश बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो सर, कहीं ये जो एटमी हथियार भी है इस्तेमाल कर सकते हैं? और दूसरा, जो हमने पहले बात की थी कि मुज्तबा खामनई साहब अगर मुंतखब होने का ऐलान हो जाता है, तो रात को ये बड़ी खबर गर्म थी कि ईरान ने जो एटमी असला है उसका तजर्बा कर लिया है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जंग के दौरान ईरान ने ऐसी कुव्वत हासिल कर ली हो और वो इसके दौरान ही तजर्बा कर ले? देखें, ये इसको बिल्कुल आप रूल आउट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि खुद अमेरिका ने कहा था कि 1 हफ्ते की वो दूरी के ऊपर हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, तो फिर 1 हफ्ता तो 5 दिन तो आज हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा से ही रूथलेस थे, ये हमेशा से ही जालिम थे, ये कातिल हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कातिल है, इंसानियत का कातिल है। इसको नोबल अमन इनाम नहीं बल्कि नोबल क्रिमिनल इनाम मिलना चाहिए, ये उसका हकदार है। और ये जितनी एप्स्टीन फाइल के अंदर जितना वो उसको ब्लैकमेल कर सकते थे, मेरे ख्याल में कर लिया। और अब अमेरिका ये कोशिश करेगा कि कहीं या तो कांग्रेस के अंदर कोई उसके खिलाफ कोई जंग के हवाले से बात आ जाए और वो कोई एक प्रीटेक्स्ट बना ले, बहाना बना ले, निकल ले। जहां तक बमबारी का ताल्लुक है, जैसे हबीब साहब फरमा रहे हैं, मेरे से ज्यादा ये जानते हैं कि लाओस के अंदर क्या हुआ था। 5,80,000 सॉटीज अमेरिका ने 9 साल में की थी और 2 मिलियन पाउंड जो बारूद था वो लाओस के ऊपर गिराया था, 20,000 लोगों को कत्ल किया था। और आप अभी विकिपीडिया खोलें, उसके अंदर रिजल्ट ऑफ द वॉर आप तलाश करें तो वो आपको बताएगा कि अमेरिका लॉस्ट, टारगेट नॉट अचीव्ड, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और ये इतना गोला बारूद था
जो पूरी दूसरी जंग अजीम के अंदर नहीं इस्तेमाल हुआ था। तो क्या लौस फतह कर लिया इन्होंने? ये अभी करेंगे। ये अगर इनको पता चल गया कि हम बिल्कुल हमारी पीठ लग गई, दुनिया के सामने जिल्लत हो रही है। देखें इस टाइम पे इनकी पॉलिटिकली तौर पर ये अपने होम ग्राउंड में इनको मार पड़ रही है, लोग इनको आड़े हाथों ले रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के अंदर मासूम और कमसिन बच्चों के रेपिस्ट जो हैं वो आज ये बात करते हुए अच्छे नहीं लग रहे। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इसके साथ आप देख लीजिए कि जो इनको डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर आइसोलेशन हो रही है वो आपके सामने है। लोग खुद कह रहे हैं कि जहां इस जंग का दारोमदार ईरान के हाथ में है इनिशिएटिव, वहीं उनका जो जितना ट्रंप का इनिशिएटिव ट्रंप के पास नहीं है बल्कि नेतन्याहू के पास है, जो आलमी दहशतगर्द है। ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अच्छा, ये मैं ये आपको तो बता दुरुस्त दूं, है कर लें, गुल साहब कि ये न्यूक्लियर भी कर इनसे लें, बड़ा तो लेकिन आलमी कुछ नहीं होगा इनका। आलमी दहशतगर्दी का तो ये देखे ना, पूरी 20वीं सदी इन्होंने जितना खून बहाया है, जितने जो कुछ करते हैं, कभी रिजीम चेंज कुछ। अच्छा हबीब साहब ये फरमाइएगा, एक तो तुर्की क्यों लग रहा है, तुर्की एक पावर है, नेटो का हिस्सा है, और फिर पाकिस्तान कह रहे हैं जी पाकिस्तान की बारी है, और हम मेरे ख्याल में वी आर पावरफुल इनफ टू इवन एनाहिलेट दी होल डैम सैयारा। हालांकि हमारी ऐसी कोई राय नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश है ना, हम ये चाहते हैं। ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान का नाम, और क्या ये ईरान से ओहदा बरा हो के आगे निकल आएंगे, या यूं लगता है जैसे लग रहा है कि ये वहीं फंस के रह जाएंगे, और मुमकिन है कि रजीम ट्रंप साहब की अपनी चेंज हो जाए इंटरनली। हाउ डू यू लुक एट इट? और ये जो हम तक ये पहुंच पाएंगे और तुर्की तक, हबीब साहब? जी इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा, ये हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जैसे आपने कहा, ये इसी दलदल में फंसेंगे। मैं कहता हूं कि रिजीम चेंज हो भी जाए तो यह ईरानी कौम की एक 2500 साल इनकी तारीख है, और अगर देखा जाए तो एक वक्त में 5000 साल अहले किताब और इनके ऊपर सूरा रोम उतरी, तो ये इतनी आसानी से नहीं होगा। ये अगर यहाँ से रिजीम चेंज हो भी गया तो ये इस दलदल में फंसेंगे। अगर अपने जिस तरह बातें कर रहे हैं कि हम अपने फौजी भी ले जाएंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड भी करेंगे, या इजराइल भी करने की कोशिश करेगा, तो अब ये इनकी हालत ये है कि इनको मार पड़ी है, आगे से रेजिलियंस मिली है, अपने मुल्क में इनके ऊपर बातें शुरू हो गई हैं। तो मुझे खदशा ये कि ये फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक अभी हमारे दोस्त ने बात की न्यूक्लियर वेपन की, अगर आपको याद हो कि जून वाले एपिसोड के बाद जो इसका प्यूटन का जो सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसने कहा कि ईरान जस्ट नीड्स अ वॉर हेड। उसके पास कैपेबिलिटी लॉन्च करने की, फेंकने की, सब कुछ मौजूद है। तो अब मैं अगर आपकी बात सही समझा हूं तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं हबीब साहब कि ओनली ही, यानी ईरान नीड्स अ करियर एंड दे हैव ऑलरेडी जस्ट नीड्स, नहीं मैं कह रहा हूं कि दे जस्ट नीड अ वॉर हेड। इनके इनरिचमेंट तो हुई है, वॉर हेड इनको चाहिए। इनके पास कैरियर मींस हैं जो कि बड़े सेफली उसको फेंक सकते हैं। अच्छा, तो वॉर that is what प्यूटिन के एडवाइजर ने जून में कहा था पिछले साल। साजिद हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दिस वेरी कम्प्लेक्स एंड डेवलपिंग स्टोरी। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है कि ये तारीख़ में इस तरह नहीं, एक स्क्रिप्ट पे नहीं चलती। तारीख़ का अपना स्क्रिप्ट होता है, अपने इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह हम आज उन तमाम बेसिस पे जूते खाते देख रहे हैं एक आलमी साम्राज्य को, अभी आगे मुश्किल ही बढ़ पाएंगे। इनकी डाइंग किक्स हैं, बहरहाल इसमें ये कुछ भी कर सकते हैं, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हम आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कि मैशत का क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, और हमारे पास तेल कितना मौजूद है, हमारे पास क्या सऊदी अरब के साथ हमारा कोई अरेंजमेंट हो गया जिसकी बात हो रही थी, कौन से अल्टरनेटिव रूट से हमें ये तेल मुहैया हो सकेगा अगर ये क्राइसिस डीपन होता है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा, मारूफ मैशदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मैं स्ट्रेट अवे आऊँगा, ये फरमाइए कि पहले तो हम ये टैरिफ वॉर चल रही थी, इसने पूरी दुनिया की मैशत को, सप्लाई चेन्स को झंझोड़ के रख दिया। उसके बाद अभी इसी से हम ओहदा बरा हो रहे थे, तो अब पूरी दुनिया की मैशत, एक बड़ा जो तवानाई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अटैक में आ गया, तमाम ट्रेड रूट्स ख़तरे में हैं।
एक तो बिलअमूम दुनिया की मैशत से कि आज दुबई देख लें, दुबई इतना बड़ा हब था, आज लोग भाग रहे हैं वहाँ से, प्रॉपर्टी मतलब वो क्या कहते हैं पंजाबी में, गिर गई बहुत बुरी तरह। what is going to happen to the world economy in the wake of this war and in particular हमारी इकानमी बड़ी फ्रेजाइल है, हमारे ऊपर क्या गुजर सकती है अगर ये नहीं रुकती? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई बड़ी अफसोसनाक पोजीशन में सारी दुनिया आ चुकी है पिछले लिटरली कुछ दिनों में, और इस पे हम सब बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान का अगर जिक्र करें तो एक मरतबा पहले हमारे साथ ऐसा हुआ है जब यूक्रेन और रशिया में जंग शुरू हुई थी 2021-22 में। तो उस वक्त तेल की कीमत जो है वो तकरीबन $64 फी बैरल से बढ़कर तकरीबन 2 गुना होकर $116 फी बैरल हो चुका था, और उसके वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। हमारा दरामद का जो बिल है वो बहुत बढ़ गया और रिजर्व्स बहुत कम हो गए, और 2022-23 में हम तकरीबन दिवालिये की तरफ जा चुके थे। इस वक्त पोजीशन ये कि पिछले 3-4 दिनों में लिटरली जो हुआ है कि तेल की कीमत जो ये जंग शुरू होने से पहले $65 फी बैरल थी, ऑलरेडी वो 84 पर बैरल पहुंच चुकी है, यानी कि इजाफा तकरीबन 30% का हो चुका है। इससे हमारे बरामदात पर ऑलरेडी तकरीबन $4 अरब एक्स्ट्रा सालाना लगेगा। दूसरी तरफ जो परेशान कुन बात है वो ये है कि सारे मिडल ईस्ट में हंगामा हो रहा है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, जहाँ से हमें रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा हिस्सा दुनिया का वहाँ से आता था, इन मुल्कों से, वो भी खुदा न खास्ता मुतासर हो जाएगा, इसलिए कि ये इकॉनमीज़ में मुश्किलात पैदा होंगी, रोज़गार में कमी हो सकती है और रेमिटेंसेस भी कम हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी जो निकल के आ रही है वो सारे दुनिया के लिए परेशानी की बात है, हमारे लिए भी बेइंतहा हमें परेशानी होना शुरू हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि हमारी जो टीमें हैं, डॉक्टर साहब आपने एक तस्वीर सामने रखी है कि जो डॉलर की कीमत, जो पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ सकती है और अभी कीमत बढ़ चुकी है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो खाम तेल की कीमत है वो $150 तक फी बैरल तक जा सकती है अगर ये जंग जो है वो 1 महीना या चंद हफ्ते जो है वो तवील हुई। आज सऊदी अरब के साथ हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको मुतबादल ज़राए से जो ऑयल है वो फराहम करेंगे। कितनी उम्मीद है इससे? अगर ये ना हुआ तो $150 फिर पाकिस्तान के अंदर कीमतें कितनी हो सकती हैं? इस वक्त जो मसला है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है, तो सऊदी अरेबिया और दूसरे मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं उनसे तेल आना बहुत मुश्किल हो चुका है, और अगर घुम घुमा के आएंगे सप्लाईज तो उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता $150 फी बैरल, तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा है, कम से कम अगर खुदा न खास्ता ये 116 पे ही चले जाए जिस तरह वो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद गए थे, तो उस अलबत्ता इसके इम्कान ज़्यादा हैं कि वो थोड़ा इससे भी ज़्यादा हो, इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो उस वक्त नहीं बंद था। तो नतीजा ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप जो कह रहे हैं कि $150 फी बैरल तक पहुंच जाता है, तो इसके माने ये है कि जो पेट्रोल जो है जो $300 से कुछ 20-25 रुपए कम अभी भी है, खुदा न खास्ता मैं क्या कहूँ आपसे, इसमें इतना इजाफा होगा कि 2 से 2.5 गुना। तो ये कैसे हम बर्दाश्त कर पाएंगे, ये सोचने की बात, परेशानी। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जानते हैं माजी में ऐसा हो चुका है हमारे साथ, जब हमारा क्राइसिस आया था
तो जो सॉवरेन गारंटीज़ होती हैं आम तौर पर तो, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं और हम तो तसल्ली देते हैं उनको कि जो उनके फॉरेन बैंक अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो तो एक सॉवरेन, और हम ज़ाहिर है WTO का हिस्सा हैं, ये तमाम गारंटीज़ हमने दे रखी हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर एक फाइनेंशियल एमरजेंसी की भी एक प्रोविज़न है, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी, डेंजर, खदशा है कि इस तरह में, जिस तरह आपको याद होगा इंडिया में एक दफ़ा यानी सोना ले लिया था रियासत ने और बाद में वापस भी किया था, हमारे यहाँ जो डॉलर लिए थे उनका तो आधा भी शायद लोगों को नहीं मिला था। तो मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल पैदा होने का तो खदशा नहीं लगता। यूँ लगता है आपको कि ये पहले ये ख़त्म हो जाएगा या खुदा न खास्ता ऐसा भी कोई ख़तरा है? जी, बस हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये जंग जो है ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो खुल जाएगा। मगर हमें ये भी कंटिंजेंसी प्लानिंग भी करने की ज़रूरत पड़ती है कि खुदा न खास्ता अगर ये जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा है कि कम से कम 1 महीने तक चलेगी, ये लंबा अरसा है 1 महीने का, और इसके नतीजे में आपने जो सवाल किया है कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो मुतासिर होंगे। ये बात अच्छी है कि हमारे रिजर्व्स 2021-22 में भी अच्छे थे, फिर कम हो गए। अभी भी हमारे रिजर्व्स 15-16 अरब डॉलर के हैं, और जो कीमतों में इजाफा होगा और हमारे एक्सपोर्ट्स में भी कमी आ सकती है, रेमिटेंसेस में भी कमी आएगी, तो ये सब मिला लें तो रिजर्व्स जो हैं वो कुछ अर्सा तो संभाल लेंगे। मगर अगर ये परसिस्ट किया तो फिर हालात काफ़ी हद तक ख़राब होंगे, रुपए की कदर में गिरावट आएगी। आपको याद होगा 2021-22 और 2022-23 के दौरान रुपए की कदर में 40% कमी आई थी। तो खुदा न खास्ता इस तरह की चीज़ें हम सोच भी नहीं पाते। डॉक्टर साहब, एक बात सामने आई है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो बंद रहती है, तो इससे जाहिर है बिजली की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, बिजली की जो है कामयाबी शुरू हो जाएगी और उसमें शॉर्टफॉल शुरू हो जाएगा। तो सोलर जो है वो ज़्यादा पनपता हुआ आपको नज़र आ रहा है, सोलर ज़्यादा जो है वो रवाज पाता हुआ नज़र आ रहा है इस हवाले से। और दूसरा, डॉलर को क्या हुआ है? डॉलर डूब रहा है। डॉलर इसलिए डूब रहा है कि खुदा न खास्ता एक नई चीज़ हो सकती है, और वो ये कि वर्ल्ड ट्रेड में ट्रांजैक्शंस जो हैं और ज़्यादातर तेल वगैरह में वो डॉलर डिनोमिनेटेड होते रहें, और इसके नतीजे में अमेरिका बजट डेफिसिट बेशुमार करता है और इसको पिकअप कर लेते हैं बहुत से मुल्क। और इसमें नंबर 1 एग्जांपल जो है वो है चाइना अमेरिकन डॉलर्स का सबसे बड़ा उनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता मिडल ईस्ट में एक तब्दीली आई और तेल की जो डिनोमिनेशन डॉलर्स में होती है वो मुख्तलिफ करेंसीज में चले जाए, तो इससे डॉलर को बहुत नुकसान और हो सकता है, और एक सबक सीखेगा अमेरिका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, जिस तरह यूनिलैटरली उन्होंने जंग का आगाज किया था। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अगर ये सोना डॉलर कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोने की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और सोना जो है दस्तयाब भी नहीं है। जी बिल्कुल यही है, पीपल आर स्विचिंग टू गोल्ड एंड इवेंचुअली दे मे शिफ्ट टू अदर करेंसीज आल्सो। अच्छा डॉक्टर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, अगर डॉलर जाता है तो क्या कोई ऐसी करेंसी मौजूद है टू रिप्लेस इट, या लोग अपनी अपनी करेंसियों में ट्रेड करेंगे जैसे हम ब्रिक्स के अंडर देख रहे थे? देखिए, वक्तन ये इस वक्त कहना मुश्किल है, मगर आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और चाइना विल इमर्ज एज अनदर सुपर पावर एंड transactions will start taking place in Chinese currency. बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमें एनलाइटन किया और उनकी तरफ इशारा किया प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए आने वाले दिनों में, किस तरह चाइना इमर्ज करता नज़र आता है, तो क्या डॉलर युआन डॉलर को जो है वो बदल के रख देगा। बहरहाल ये थी हमारा जो हफीज़ पाशा साहब का एनालिसिस। वापस आएंगे तो बात करेंगे, एक हमारा भी एक सिलसिला है, हमारे दोस्त भाई थे मगर आजकल हमारे दुश्मन बने हुए हैं और हम उन्हें ज़रा सबक भी सिखा रहे हैं। क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। मियाँ साहब, अब इधर हमारे पहलू में क्या हो रहा है और वो जारी है, सुना है वो कोई अब उनकी तरफ से कोई कोशिश हुई है कि ये अब कुछ अमन मान करें, लेकिन इधर मेरे ख्याल में जो हमारे साथ उन्होंने किया है वो इस काबिल शायद हैं या नहीं। तो क्या खबरें क्या हैं, क्या ज़मीन पे सूरत हाल क्या है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ? कायद साहब, इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है वो जारी और सारी है। बागराम एयरबेस पर बड़ा हमला किया गया है और वहां पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तबाह कर दिया गया है, हैंगर तबाह कर दिए गए हैं, वहां पर जो है वो वेयर हाउस उसको तबाह कर दिया गया है। 481 दहशतगर्द मार दिए गए हैं, 696 जो है वो जख्मी हैं, 226 चौकियां तबाह की गई हैं, 35 चौकियों पर हमारा कब्जा है और 198 टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और जंगी गाड़ियां जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। 56 मकामात ऐसे हैं अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जिनको जो है बाकायदा तौर पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों में जो टारगेट किया गया है और बागराम एयरबेस पे बड़ा हमला किया गया है। कायद साहब, ये जो अब उनकी तरफ से तौबा करने की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा जा रहा है कि तौबा तो नसूख करें और बाकायदा तौर पर पहले वो फितरतुल खारिज को मारें, उनको वहां से भगाएं, फिर जो है बातचीत होगी। और इस हवाले से ये पॉलिसी जो है वाज़ेह है कि अब मुल्ला हैबतुल्लाह हो, मुल्ला बरादर गनी हो या हक्कानी ग्रुप हो जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी है, सराजुद्दीन हक्कानी है, कोई नहीं बचेगा और जो सामने आएगा उसको मार दिया जाएगा। और यही है कि ऑपरेशन गज़बुल हक जो है वो जारी है और बलूचिस्तान के अंदर हो या केपी में हो, उनकी दहशतगर्दी को जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कायद साहब, इसके साथ साथ मैं ये खबर देता जाऊं कि पाकिस्तान के जो है वो दिन अच्छे आ रहे हैं और इस हवाले से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल दहशतगर्दी को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर जो बयानिया बनाया जाता था वो इंतहाई जो है वो गलीज बयानिया बनाया जाता था कि बलूचिस्तान महरूम है, बलूचिस्तान की महरूमियाँ बताई जाती थी। हालांकि जो फिगर्स मेरे सामने हैं वो बड़े होशरबा हैं कि 124 अरब रुपए सालाना की उनकी अपनी आमदन है और मजमूई बजट जो उनका है वो 1 खरब रुपए बनता है, जो कि 90% जो है वफाक उनको देता है। पीएसडीपी का हिस्सा भी मिलता है उनको। क़याम पाकिस्तान के वक्त वहां पर 114 स्कूल थे, जो आज स्कूलों की तादाद 15,000 वहां पर हो चुकी है। वहां पर बाकायदा 12 यूनिवर्सिटियां हैं, 5 मेडिकल कॉलेज हैं, 13 बड़े अस्पताल हैं और 18 ट्रेनिंग अस्पताल हैं और इस वक्त 25,000 किलोमीटर का सड़कों का जाल है। ये जो बयानिया बनाया जाता था, अगर इन दादोशुमार को देखा जाए तो उनको शर्म आनी चाहिए। जो बयानिया बनाते थे वो सरदार, वो अशराफिया जो ये बजट लेकर अपनी अयाशियां करती हैं और अवाम पर नहीं लगाते और अवाम की गुर्बत का उनको कोई ख्याल नहीं है और इसी बयानिया के पीछे छुप कर वो जो है वो वफाक पर भी तनकीद करते हैं, रियासत पर भी तनकीद करते हैं। वो एहतसाब के पर यकीन नहीं रखते हुए एहतसाब के बजाय वो शनाख्ती जो शनाख्त है उस पर जो है वो आकर उसके पीछे छुपते हैं। और ये जो अशराफिया है और जो सरदारान हैं, इन्होंने जो बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क किया था, अब ये नहीं होने वाला। अब वहां से दहशतगर्दी भी खत्म होगी, वहां पर जो हकीकी जो फंड्स हैं वो अवाम पर लगेंगे और जो गुर्बत और इंसानी मसाइल और बदअमनी पर तवज्जो नहीं दी गई थी, बाकायदा तौर पर उसको पर तवज्जो दी जाएगी और गवर्नेंस बेहतर की जाएगी। कभी हकूक़ बलूचिस्तान के नाम पर, कभी किसी नाम पर जो है पैसे लिए जाते थे और वो सारे पैसे जो है वो जेबों में डालकर कोई दुबई में भाग जाता था, कोई जो है वो इंडिया भाग जाता है, कोई कहीं भाग जाता है। तो अब इनको भागने में नहीं दिया जाएगा और वहां पर तरक्की भी होगी। देखें, वो तो हमने बेशुमार फंड्स भी दिए। अब जब हमारी इशराफिया जो हमारी जो इशराफिया है वो इन 2 नंबर लोगों को अगर इनकी पुष्टपनाही करेगी, जो माल खा जाते हैं, जो दुबई पैसा लेके जाते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी तो अंदर से ही मिल रहा है ना मियाँ साहब। तो बेसिकली जब तक उन माल खाने वालों को इधर से पुष्टपनाही मिल रही है, उन्हें इजाज़त है जाएं मनी लॉन्ड्रिंग करें, आएँ यहाँ हुक्मरानी करें, फिर भाग जाएं, तो ये भी मसला है ना। इस मसले को जब तक हम ठीक नहीं करते ये सारा पैसा ज़ाया ही होगा और होता रहा है मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है आपका? लेकिन कायद साहब, अब ज़ाया नहीं होगा ना, ये होता रहा है, अब ज़ाया नहीं होगा क्योंकि हार्ड स्टेट जब से ये करार पाया है, पाकिस्तान जो है हार्ड स्टेट बनने की तरफ आ गई है। तो आपने देखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जो ऑपरेशन इस वक्त अफगानिस्तान में चल रहा है ये पहले कभी चला था, अब इसीलिए चल रहा है कि पाकिस्तान में ना दहशतगर्दी रहनी है ना बर्दाश्त की जानी है। मियाँ साहब, मैं मुजरिम करनी है, अल्लाह करे आपकी बातें दुरुस्त साबित हों। अभी तक तो इन 2 नंबरों को हम पाल पोस के सर पर मुसल्लत करके बैठे हुए हैं। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।